वेलकम टू माय वीडियो। आई एम शिवांगी। आज हम डिस्कस करेंगे यूट्रोफिकेशन टॉपिक के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहें। हम जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर ये न्यूट्रिएंट्स एक्सेस अमाउंट में होते हैं तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। ठीक इसी प्रकार वाटर के जो सोर्स हैं जैसे ओशियन, लेक, रिवर एक्सेट्रा, इनमें जब नाइट्रोजन, फास्फोरस या अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स का जब अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है तो वाटर सरफेस पे प्रेजेंट जो प्लांट्स और एल्गी हैं ये एक्सेसिव ग्रोथ करते हैं और वाटर सरफेस में चारों तरफ फैल जाते हैं। इससे क्या होता है, वाटर के बॉटम में प्रेजेंट जो प्लांट्स होते हैं उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाता है और वो फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है वो किल हो जाते हैं। हम जानते हैं कि प्लांट रेस्पिरेशन द्वारा ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है, बट इन प्लांट्स के किल होने की वजह से बॉटम में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है बॉटम में प्रेजेंट वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में किल हो जाते हैं। इस कंडीशन को ही यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि यूट्रोफिकेशन कितने टाइप्स का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द रूट कॉज ऑफ द प्रोसेस, यूट्रोफिकेशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट इज नेचुरल यूट्रोफिकेशन एंड सेकेंड इज कल्चरल यूट्रोफिकेशन। अब हम जानेंगे कि नेचुरल यूट्रोफिकेशन क्या होता है। जब किसी वाटर रिसोर्स में लॉन्ग टाइम पीरियड से धीरे धीरे स्लोली जब ऑर्गेनिक मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स जमा होते जाते हैं या फिर नेचुरल कंडीशंस जैसे फ्लूड, लैंडस्लाइड्स, इन सब रीज़न से लैंड के ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं वो वॉश होकर के वाटर रिसोर्स में पहुंच जाते हैं, जिससे यूट्रोफिकेशन कॉज होता है। नेचुरल यूट्रोफिकेशन कॉज होने में 100 ईयर्स तक का समय भी लग सकता है। इन्वायरमेंट फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड लाइट, ये सब नेचुरल यूट्रोफिकेशन कॉज करने में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। अब हम जानेंगे कि कल्चरल या एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन क्या होता है। जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण वाटर में एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का एक्यूमुलेशन यानी जमाव हो जाता है, तो इस रीज़न से जब यूट्रोफिकेशन कॉज होता है उसे कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर घरों से निकलने वाले वेस्ट कचरे, ये सब को जब वाटर रिसोर्स में ह्यूमन फेंक देते हैं या उसमें रिलीज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट हाई होता है। इस कारण यूट्रोफिकेशन कॉज होने में लॉन्ग टाइम पीरियड नहीं लगता, शॉर्ट टाइम पीरियड में ही उस वाटर रिसोर्स में यूट्रोफिकेशन कॉज होता है। अब हम जानेंगे कि यूट्रोफिकेशन कॉज होने के कौन कौन से रीज़न्स हैं। नेचुरल यूट्रोफिकेशन में बहुत लॉन्ग टाइम तक का समय लगता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो न्यूट्रिएंट्स जमा होते हैं वो बहुत जल्द यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं।
कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वाटर रिसोर्स में न्यूट्रिएंट कंटेंट की अमाउंट इंक्रीज करके यूट्रोफिकेशन प्रोसेस कॉज होने में या इन्हेंस होने में हेल्प करते हैं, जिसमें फर्स्ट है फर्टिलाइज़र्स। हम क्रॉप्स के गुड प्रोडक्टिविटी के लिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। इन फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है, फास्फोरस, न्यूट्रिएंट, ये हाई अमाउंट में होते हैं, जिससे क्रॉप यील्ड अधिक होता है। ये फर्टिलाइज़र्स सॉइल में लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट होते हैं और नेचुरल कंडीशंस जैसे लैंडस्लाइड, रेन, फ्लूड यानी बाढ़, इन सब रीज़न से सॉइल से वाटर रिसोर्स तक पहुंच जाते हैं। और जब वाटर रिसोर्स में इन न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट हाई हो जाता है तो उसमें प्लैंक्टन्स, एल्गी एंड अदर एक्वाटिक प्लांट्स का अमाउंट हाई हो जाता है, जिसके वजह से यूट्रोफिकेशन कॉज होता है। नेक्स्ट रीज़न है कॉन्सेंट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशंस। एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट जैसे मिल्क, मीट, एग एक्सेट्रा, इन सभी का यील्ड यानी इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए और क्वालिटी बढ़ाने के लिए एनिमल्स को एक सर्टेन एरिया में सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ फीडिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। फीडिंग के बाद वे हाई अमाउंट में स्टूल या डंग रिलीज़ करते हैं। इस प्रकार के ऑपरेशन से हर साल मिलियन टन्स मैन्योर प्रोड्यूस होता है। यह मैन्योर या खाद क्या होता है, वाटर रिसोर्स की ओर मूव करता है थ्रू द रेन वाटर। ये मैन्योर जो होते हैं ये नाइट्रोजन एंड फास्फोरस रिच होते हैं और ये वाटर में जा कर के जब मिल जाते हैं तो वाटर में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का अमाउंट बढ़ जाता है। इससे उस वाटर रिसोर्स में एल्गी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि एल्गी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का प्रोपोर्शन अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है, नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक मिले तो एल्गी का ग्रोथ बहुत अधिक हो जाएगा। एल्गी के इस एक्सेस ग्रोथ को ही हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। इसके अलावा वाटर रिसोर्स में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनका भी बायोमास बढ़ जाता है, जो यूट्रोफिकेशन को इंड्यूस करते हैं। थर्ड रीज़न है सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज। ऐसे कंट्रीज़ जो डेवलपिंग स्टेज में हैं या हाउस होल्ड सीवेज या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट ही क्यों ना हो, इन्हें लेक, पॉन्ड या रिवर में डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया जाता है विदाउट एनी सीवेज ट्रीटमेंट के। जब ये वेस्ट वाटर डिफरेंट सोर्स से ये जो वाटर रिसोर्स है इसमें एंटर करता है तो इनमें बहुत सारे केमिकल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एल्गल ब्लूम के ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि इनमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो ये इकोसिस्टम के हेल्थ को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं और साथ ही साथ यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं। फोर्थ रीज़न है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, सैलिनिटी यानी खारापन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये सभी यूट्रोफिकेशन कॉज करने में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। बट यूट्रोफिकेशन इन्फ्लुएंस होने का एग्जैक्ट मैकेनिज़्म अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यूट्रोफिकेशन कैसे कॉज करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला था टेम्परेचर। तो क्या होता है, 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच का जब टेम्परेचर रहता है इस पर एल्गल ब्लूम बहुत अधिक ग्रोथ करता है। उसके ग्रोथ के लिए ये सूटेबल टेम्परेचर होता है।
जिससे यूट्रोफिकेशन कॉज होता है। सेकंड था सैलिनिटी। सैलिनिटी यानी खारापन। तो जो समुद्र होता है, ओशियन होता है, उसके पानी का खारापन जब कम हो जाता है, यानी 23 से 28% जब उसकी सैलिनिटी होगी, तो उसमें एल्गल ब्लूम ज़्यादा ग्रोथ करता है, जिससे यूट्रोफिकेशन का चांस बढ़ जाता है। वाटर रिसोर्स में यूट्रोफिकेशन कॉज होने का एक कारण कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अधिक होना भी हो सकता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जब कंसंट्रेशन अधिक होता है तो वाटर में साइनोबैक्टीरिया का ग्रोथ अधिक होता है। साइनोबैक्टीरिया ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो इन कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके वाटर बॉडी के सरफेस पर तैरते रहते हैं और सनलाइट ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा जब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वाटर का पीएच लेवल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी में डिफरेंट माइक्रोब्स ग्रोथ कर जाते हैं। इसके अलावा जब सनलाइट जो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में मिलता है, तब भी बहुत सारे एल्गी ग्रोथ करते हैं और एल्गल ब्लूम की समस्या सामने आती है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन कॉज होता है। तो ये थे इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो कॉज करते हैं यूट्रोफिकेशन को। यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए यूट्रोफिकेशन वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।